हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। बच्चों, सीबीएसई के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की श्रृंखला में आज 2023 के प्रश्न पत्र को हल करके प्रैक्टिस करेंगे। हमें विश्वास है कि आपने मैथ्स का सिलेबस पूरा कर लिया होगा और सभी टॉपिक्स पर महारत भी हासिल कर ली होगी। कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार के 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप बोर्ड एग्जाम से भी नहीं डरेंगे और इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर्स भी प्राप्त करेंगे। पहली बार बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने के कारण कई छात्र टेंस हो जाते हैं और उनकी एंजाइटी भी बढ़ जाती है। थोड़ी एंजाइटी होना तो नेचुरल है, परंतु यह बहुत अधिक नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके कारण आपने जो कुछ भी पढ़ा है वह भी भूल सकते हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स में इतना ही डिफरेंस होता है कि आपको एग्जाम देने किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। यदि आपके सभी टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने पूरे वर्ष रेगुलर प्रैक्टिस करी है, तो आपके परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आपको दिमाग को शांत रखने, तनाव और चिंता को नियंत्रण में रखने के लिए योग और ध्यान या मेडिटेशन भी करना चाहिए। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले 4 to 5 टाइम्स डीप ब्रेथ लीजिए, अपने फेवरेट गॉड को याद कीजिए और एग्जाम शुरू करिए। इस वीडियो में सेकंड स्लाइड से 10 स्लाइड तक कुल 38 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें 3 आवर्स में पूरा करना है। शुरुआत में आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने में 3 आवर्स से अधिक समय लग सकता है, परंतु बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि रेगुलर अभ्यास के बाद आप निश्चित रूप से पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स से भी पहले हल करने में सक्षम होंगे। यह आपकी रेगुलर प्रैक्टिस और गणित पर आपकी कमांड पर निर्भर करेगा। बच्चों, शुरुआत में आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट पर महारत हासिल करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को अपने आप से हल करने के पश्चात ही प्रत्येक टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। आप फाइनल एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स पर हार्ड वर्क और अभ्यास करके आपकी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स में महारत हासिल कर लेने के बाद आप रेगुलर अभ्यास करके इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की अपनी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान या सॉल्यूशंस को देखें। तो आइए घड़ी में 3 आवर्स का अलार्म सेट करें और शुरू करें। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 38, जिन्हें 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में कंप्लीट करना है और टोटल मार्क्स है 80। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स के अनुसार उस क्वेश्चन पर समय इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार हम सेक्शन ए के 1 मार्क वाले प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी के 2 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रफली 4.5 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी के 3 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन डी के 5 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रफली 11 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन ई के 4 मार्क्स वाले प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमें प्रत्येक प्रश्न में लगाए गए समय का एटलीस्ट रफली हिसाब रखना होगा, तभी हम पूरा क्वेश्चन पेपर 180 मिनट्स या 3 आवर्स में पूरा कर पाएंगे। इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर्स 1 से 6 तक दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें। उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, इसलिए बच्चों, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रफली 2.25 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस स्लाइड में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25A तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 4.5 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25B और सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 4.5 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 31 और सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 34B तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 6 to 7 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 11 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 35 और सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। सेक्शन डी में प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 11 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सेक्शन ई में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दिए गए हैं। सेक्शन ई में प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का है, इसलिए बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफली 9 मिनट्स तक का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चों उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों हमें विश्वास है कि आप सभी ने दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से रफ नोटबुक पर हल किया होगा, और आप केवल उन्हीं प्रश्नों के समाधान देख रहे होंगे जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाए। यहाँ आगे की स्लाइड्स में सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक सभी प्रश्नों के समाधान दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सेक्शन ए में प्रत्येक 1 मार्क के टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यदि p स्क्वायर बराबर 32 डिवाइडेड बाय 50 है तो हमें पता करना है कि p की वैल्यू होल नंबर है या इंटीजर है या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। बच्चों p स्क्वायर बराबर 32 डिवाइडेड बाय 50 दिया गया है, जिसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 16 डिवाइडेड बाय 25, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं p बराबर 4 डिवाइडेड बाय 5, जो कि एक रैशनल नंबर है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पॉइंट -6 और 8 की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, 6 यूनिट्स या -6 यूनिट्स या 8 यूनिट्स या 10 यूनिट्स। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं, जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। हम जानते हैं कि पॉइंट x और y की x एक्सिस से डिस्टेंस बराबर होती है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसलिए पॉइंट -6 और 8 की x एक्सिस से डिस्टेंस बराबर होगी 8 यूनिट्स, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोज -5 और -3 हैं, 1 या 2 या 3 या 3 से ज्यादा। बच्चों मान लीजिए अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं की इक्वेशन को लिख सकते हैं f(x) बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ k एक रियल नंबर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं f(x) बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर -5 -3 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -3, जो कि बराबर है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। यहाँ पर k एक रियल नंबर है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए इन्फिनिट इक्वेशंस लिख सकते हैं इस प्रकार, जिनके जीरोज -5 और -3 हैं। ऐसे 3 से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इसलिए बच्चों ऑप्शन डी मोर देन 3 करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लाइंस 3x - y बराबर 3 और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, -3 हैं या 0, 3 हैं या 2, 0 हैं या -2, 0 हैं। बच्चों एक लाइन की इक्वेशन है 3x - y बराबर 3,
इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। y एक्सिस की इक्वेशन को लिख सकते हैं x बराबर 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर -3, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -3। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन ए 0, -3 करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि दो सर्कल्स के सर्कम्फ्रेंस का रेशियो 4:5 है तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। बच्चों हम जानते हैं कि सर्कल का सर्कम्फ्रेंस बराबर होता है 2πr, तो दो सर्कल्स के सर्कम्फ्रेंस का रेशियो बराबर होगा 2πr1/2πr2, जो कि बराबर दिया है 4/5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं r1/r2 बराबर 4/5। तो दोनों सर्कल्स के रेडियस का रेशियो बराबर होगा 4:5। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी 4:5 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1 के जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 के जीरोज का सम बराबर होता है -b/a। दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1 को लिख सकते हैं x² + 0x - 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर है 1 और b बराबर है 0, इसलिए इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम बराबर होगा -b/a, जो बराबर है 0/1, जो कि बराबर है 0। बच्चों दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1 के जीरोज हैं, इसलिए दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1 के जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 0। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी 0 करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पता करना है कि cos² θ/sin² θ -1/sin² θ की वैल्यू बराबर क्या होगी। tan² θ या sec² θ या 1 या -1। बच्चों cos² θ/sin² θ -1/sin² θ बराबर लिख सकते हैं cos² θ -1/sin² θ, जो कि बराबर है -sin² θ/sin² θ। क्योंकि cos² θ -1 बराबर होता है -sin² θ, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं बराबर -1। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी -1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल ABC का परिमीटर बराबर है 36 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल PQR का परिमीटर बराबर क्या होगा। 20.25 सेंटीमीटर या 27 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। हमें दिया गया है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो बराबर होगा ट्रायंगल्स के परिमीटर का रेशियो, इसलिए हम लिख सकते हैं PQ/AB बराबर होगा ट्रायंगल PQR का परिमीटर अपॉन ट्रायंगल ABC का परिमीटर। साइड्स PQ, AB और ट्रायंगल ABC के परिमीटर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 6/8 बराबर होगा ट्रायंगल PQR का परिमीटर अपॉन 36, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR का परिमीटर बराबर 36 × 6/8, जो कि बराबर है 27 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 के दो रियल और इक्वल रूट्स है तो c की वैल्यू बराबर क्या होगी। बच्चों हम जानते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 के दो रियल और इक्वल रूट्स है तो b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, इसलिए c की वैल्यू बराबर होगी b²/4a। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी b²/4a करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है D पैरेलल है BC के, AD बराबर है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर है 7 सेंटीमीटर और EC बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो हमें AE की लेंथ ज्ञात करनी है। बच्चों दिया गया है कि AD बराबर है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर है 7 सेंटीमीटर और EC बराबर है 3 सेंटीमीटर।
मान लीजिए कि ए की लेंथ है x सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर ए प्लस EC जो बराबर है x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि D पैरेलल है BC, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC, और AD AB और EC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 3/7 बराबर होगा x अपॉन x प्लस 3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4x बराबर 9, इसलिए x बराबर होगा 2.25 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन बी 2.25 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि एक बैग में 5 पिंक, 8 ब्लू और 7 येलो बॉल्स हैं। यदि बैग से एक बॉल रैंडमली निकाला जाता है तो इस बॉल के पिंक या ब्लू नहीं होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बच्चों, बैग में 5 पिंक बॉल्स, 8 ब्लू बॉल्स और 7 येलो बॉल्स हैं, इसलिए टोटल बॉल्स बराबर हैं 5 + 8 + 7, जो कि बराबर है 20। निकाले गए बॉल की पिंक या ब्लू बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी निकाले गए बॉल की येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, जो बराबर होगी येलो बॉल्स की टोटल संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो बराबर है 7 डिवाइडेड बाय 20। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी 7/20 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम ज्ञात करना है, जिसके बेस का एरिया बराबर है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्टिकल हाइट है 8 सेंटीमीटर। बच्चों, हम जानते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। सर्कुलर बेस का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी गई है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोन की हाइट h बराबर 8 सेंटीमीटर और बेस का एरिया बराबर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं कोन का वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू 156 इंटू 8, जो बराबर है 416 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी 416 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 3 चेयर्स और एक टेबल की टोटल कॉस्ट है 900 रुपए, जबकि 5 चेयर्स और 3 टेबल्स की टोटल कॉस्ट है 2100 रुपए। यदि एक चेयर की कॉस्ट x रुपए और एक टेबल की कॉस्ट y रुपए है, तो दी गई सिचुएशन को एल्जेब्रिकली किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? बच्चों, एक चेयर की कॉस्ट x रुपए और एक टेबल की कॉस्ट y रुपए है, तो 3 चेयर्स और एक टेबल की कॉस्ट बराबर 900 रुपए को लिख सकते हैं 3x + y बराबर 900, जबकि 5 चेयर्स और 3 टेबल्स की कॉस्ट बराबर 2100 रुपए को लिख सकते हैं 5x + 3y बराबर 2100। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन सी 3x + y बराबर 900 और 5x + 3y बराबर 2100 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में चित्र में दिखाए अनुसार PA और PB एक एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टैंजेंट्स हैं। सर्कल का सेंटर है पॉइंट C और Q सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पर कोई पॉइंट है, तो एंगल AQB की वैल्यू क्या होगी? बच्चों, एंगल APB की वैल्यू दी हुई है 55 डिग्री। अब क्योंकि एंगल APB और एंगल ACB सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए एंगल ACB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, जो बराबर है 125 डिग्री। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं एक आर्क द्वारा सेंटर में सबटेंडेड एंगल बराबर होता है उसी आर्क द्वारा सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल का डबल। इसलिए लिख सकते हैं 125 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल AQB, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एंगल AQB बराबर 125 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो बराबर है 62.5 डिग्री। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन ए 62.5 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि अच्छी तरह से शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड निकाला जाता है तो एक फेस कार्ड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में 12 फेस कार्ड्स होते हैं, इसलिए एक फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी फेस कार्ड्स की टोटल संख्या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स, जो बराबर है 12 डिवाइडेड बाय 52, जो कि बराबर है 3/13। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन बी 3/13 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि यदि थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल का अक्यूट एंगल है तो नीचे दी गई कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं है? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा + 1 बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, जिसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1
ट्रू नहीं है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के जीरोस 2 और -3 हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए जो यहाँ बराबर है माइनस ए प्लस 1/1 जो कि बराबर है माइनस ए माइनस 1। इसे इक्वेशन 1 लिखें और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए जो यहाँ बराबर है बी अपॉन 1 बराबर है बी। इसे इक्वेशन 2 लिखें। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है 2 और बीटा की वैल्यू दी गई है -3। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 -3 बराबर माइनस ए माइनस 1 जिसे सॉल्व करके हमें प्राप्त होता है ए बराबर 0। अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 इंटू -3 बराबर बी जिसे सॉल्व करके हमें प्राप्त होता है बी बराबर -6। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी ए बराबर 0 और बी बराबर -6 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि यदि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस n है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है 6 तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है। बच्चों यह दिया गया है कि Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस n है। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम बराबर फर्स्ट टर्म ही होगा इसलिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म बराबर होगा S1 जो बराबर है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 जो कि बराबर है 4। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी दी है जिसकी आवश्यकता फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए तो नहीं थी परंतु हम इसका उपयोग अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स का सम S2 बराबर होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 जो कि बराबर है 14 इसलिए सेकंड टर्म बराबर होगा 14 माइनस 4 जो बराबर है 10। इस प्रकार बच्चों फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस बराबर होगा 10 माइनस 4 जो कि बराबर है 6 जो दिए गए कॉमन डिफरेंस से मैच कर रहा है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन डी 4 करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। असर्शन के स्टेटमेंट के बाद में रीजन का स्टेटमेंट दिया गया है। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यदि असर्शन और रीजन दोनों सही है और दिया गया रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए चूज करना है। यदि असर्शन और रीजन दोनों सही है किंतु दिया गया रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी चूज करना है। यदि असर्शन सही है किंतु रीजन सही नहीं है तो ऑप्शन सी चूज करना है। यदि असर्शन सही नहीं है किंतु रीजन सही है तो ऑप्शन डी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन का स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 रैशनल कोएफिशिएंट्स वाले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका दूसरा रूट होगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 और रीजन का स्टेटमेंट दिया गया है रैशनल कोएफिशिएंट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर्ड रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आते हैं। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम बराबर होगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 जो कि बराबर है 10 जो कि एक रैशनल नंबर है और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बराबर होगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 जो कि बराबर है 18। यह भी एक रैशनल नंबर है। इस प्रकार बच्चों असर्शन और रीजन दोनों सही है और दिया गया रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन का स्टेटमेंट दिया गया है कि थीटा की 0 से 90 के बीच की वैल्यू के लिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और रीजन का स्टेटमेंट दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। बच्चों रीजन के स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 1 जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसलिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इस प्रकार बच्चों असर्शन और रीजन दोनों सही है और दिया गया रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलें। बच्चों
सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक प्रत्येक 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21A में हमें दिखाना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 रेज टू n का लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। बच्चों 6 रेज टू n के फैक्टर्स बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू n, जो कि बराबर है 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n। बच्चों 6 रेज टू n का लास्ट डिजिट 0 तभी हो सकता है जब नंबर 5 भी 6 रेज टू n का एक प्राइम फैक्टर हो, किंतु 6 रेज टू n के प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 ही हैं। इसलिए किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 रेज टू n का लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21B में हमें 72 और 120 का HCF और LCM फाइंड करना है। बच्चों आइए पहले नंबर्स 72 और 120 के फैक्टर्स फाइंड करें। 72 के फैक्टर्स है 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 0 और 120 के फैक्टर्स है 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1। क्योंकि HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 72 और 120 का HCF बराबर होगा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 0, जो बराबर है 8 इंटू 3, जो कि बराबर है 24। जबकि LCM ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 72 और 120 का LCM बराबर होगा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 1, जो बराबर है 8 इंटू 9 इंटू 5, जो कि बराबर है 360। इस प्रकार बच्चों 72 और 120 का HCF बराबर होगा 24 और LCM बराबर होगा 360। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि एक लाइन y एक्सिस को और x एक्सिस को रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5, तो हमें पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बच्चों क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे 0 और y तथा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और 0। बच्चों हम जानते हैं कि पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब पॉइंट्स P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 बराबर 0 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर 4 और 5 बराबर y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 10। इस प्रकार बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 10 तथा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक पोल के ग्राउंड पर शैडो की लेंथ ज्ञात करनी है, जिसकी हाइट 18 मीटर्स है और जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इतना है कि tan थीटा की वैल्यू बराबर 6/7 है। बच्चों पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। यह दिया गया है कि tan थीटा की वैल्यू बराबर 6/7 है तथा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 6/7 बराबर BA/AC। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। मान लीजिए कि पोल के शैडो की लेंथ y मीटर है, तो पोल के हाइट की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 6/7 बराबर 18/y, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 18 इंटू 7/6, जो कि बराबर है 21। इस प्रकार बच्चों पोल के ग्राउंड पर शैडो की लेंथ बराबर होगी 21 मीटर्स। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में चित्र में दिखाए गए अनुसार एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टैंजेंट PA ड्रॉ किया गया है। PBC सर्कल का सेकंड और BC सर्कल का डायामीटर है। यदि एंगल AOC 130 डिग्री है, जहां पॉइंट O सर्कल का सेंटर है, तो एंगल APB की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों ट्रायंगल APO में एंगल AOC 130 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल AOC बराबर होगा एंगल APB प्लस एंगल PAO। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि रेडियस और टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए एंगल PAO बराबर होगा 90 डिग्री और एंगल AOC बराबर है 130 डिग्री। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 130 डिग्री बराबर एंगल APB प्लस 90 डिग्री, इसलिए एंगल APB बराबर होगा 130 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि बराबर है 40 डिग्री। इस प्रकार बच्चों एंगल APB बराबर होगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25A
में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। यदि एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस टू, ए बराबर एक्स प्लस टू और ईसी बराबर एक्स माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ईसी। एडी, डीबी, ए और ईसी की वैल्यूज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। x अपॉन एक्स माइनस टू बराबर x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वन बराबर x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसलिए x बराबर 4। इस प्रकार बच्चों x की वैल्यू है 4। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 25B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 25B में दिया है कि ट्रापेजियम एबीसीडी में AB पैरेलल है DC के और डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें दिखाना है कि OA अपॉन OC का रेशियो बराबर है रेशियो OB अपॉन OD। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ट्रापेजियम ABCD में AB पैरेलल है DC के और डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD में एंगल ODC बराबर है एंगल OBA के। क्योंकि यह दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल OCD बराबर है एंगल OAB के। क्योंकि यह दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल AOB बराबर है एंगल DOC के। क्योंकि यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए AA क्राइटेरिया के अनुसार ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, इसलिए लिख सकते हैं OA अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD। इस प्रकार बच्चों रेशियो OA अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलें। बच्चों, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक प्रत्येक 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप के टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ने वाली रेखा को किस रेशियो में विभाजित करती है, जहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 3 तथा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -5। बच्चों, पहले दिखाए गए अनुसार एक रफ डायग्राम बनाएं जो आपको प्रश्न को समझने और हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, रेखा AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, जहां पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो हम पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। x बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस पर है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इक्वेशन 1 में पॉइंट्स A, B और P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। x बराबर होगा -2m प्लस 6n डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y बराबर 0 बराबर होगा -5m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। आइए अब पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो 0 है को इक्वेट करके लिख सकते हैं -5m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3n बराबर 5m। इसलिए m और n का रेशियो बराबर होगा 3:5। इस प्रकार बच्चों x एक्सिस पॉइंट A और पॉइंट B को जोड़ने वाली रेखा को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करती है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 27A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 27A में हमें नंबर्स 26, 65 और 117 के HCF और LCM फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके फाइंड करने हैं। बच्चों, आइए पहले इन नंबर्स 26, 65 और 117 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, जो हैं 26 बराबर टू रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 13 रेज टू 1। 65 बराबर टू रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 13 रेज टू 1। 117 बराबर टू रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 13 रेज टू 1। क्योंकि HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है, इसलिए 26, 65 और 117 का HCF बराबर होगा टू रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू 0 इंटू 13 रेज टू 1, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 26, 65 और 117 का HCF बराबर होगा 13 रेज टू 1, जो कि बराबर है 13। जबकि LCM ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना होता है।
इसलिए 26, 65 और 117 का LCM बराबर होगा 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 13 रेज टू 1, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 26, 65 और 117 का LCM बराबर होगा 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13, जो कि बराबर है 1170। इस प्रकार बच्चों 26, 65 और 117 के HCF और LCM है 13 और 1170। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 27B में हमें सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। बच्चों, पहले मान ले कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, जिसका अर्थ है कि हम स्क्वायर रूट 2 बराबर R/S लिख सकते हैं, जहां R और S पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कोप्राइम नंबर्स भी हैं, यानी उनका HCF 1 है। दोनों साइड्स का स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बराबर R/S का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जिसका अर्थ है 2 r स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि प्राइम नंबर p x स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो नंबर p x को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए 2 r को भी डिवाइड कर सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें, इसलिए हम लिख सकते हैं r बराबर 2c, जहां c कोई इंटीजर है। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। r स्क्वायर की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2s स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, इसलिए s स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, जिसका अर्थ है नंबर 2 s स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए नंबर 2 s को भी डिवाइड कर सकता है। इसे इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखें। अब इक्वेशंस 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि नंबर 2 r और s दोनों का कॉमन फैक्टर है, परंतु यह हमारे इनिशियल अजम्पशन की r और s कोप्राइम नंबर्स है को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसलिए हमारी यह अजम्पशन कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है गलत साबित हुई है। इस प्रकार बच्चों, स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 में चित्र में दिखाए अनुसार आइसोसेलीस ट्रायंगल ABC की साइड CB को एक्सटेंड करके पॉइंट ई प्राप्त होता है, और जहां साइड AB बराबर है साइड AC, यदि AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF सिमिलर ट्रायंगल हैं। बच्चों, दिया गया है कि साइड AB बराबर है साइड AC और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ABD बराबर होगा एंगल ECF। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF में इक्वेशन 1 से एंगल ABD बराबर है एंगल ECF, AD परपेंडिकुलर है साइड BC के और EF परपेंडिकुलर है साइड AC के, इसलिए एंगल ADB बराबर एंगल EFC, क्योंकि दोनों बराबर है 90 डिग्रीज। इस प्रकार बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अनुसार लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 29A में दिया गया है कि दो नंबर्स का सम बराबर 15 है। यदि उनके रेसिप्रोकल नंबर्स का सम 3/10 है तो हमें दोनों नंबर्स ज्ञात करने हैं। बच्चों, मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं A और B, तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 15, तो A बराबर होगा 15 माइनस B। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/B बराबर 3/10। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन 1 से A की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1/15 माइनस B प्लस 1/B बराबर 3/10, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 15B माइनस B स्क्वायर बराबर 50, जिसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं B माइनस 5 इंटू B माइनस 10 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके प्राप्त होता है B बराबर होगा 5 या B बराबर होगा 10। अब B की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके प्राप्त होता है A बराबर होगा 15 माइनस 5 बराबर 10 या A बराबर होगा 15 माइनस 10 बराबर 5। इस प्रकार बच्चों, दो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे 5 और 10। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 29B में दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के रूट्स है, तो हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बच्चों, दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो हम लिख सकते हैं रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस B/A, जो बराबर है माइनस 7/1, जो कि बराबर है 7।
इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C/A जो बराबर है 10/1 जो कि बराबर है 10। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर होगा 100। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखें। बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इक्वेशन 1 और 2 से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 7 स्क्वायर बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 49 माइनस 20 जो कि बराबर है 29। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिखें। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0। k बराबर 1 लेकर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यूज इक्वेशन 3 और 4 से सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 बराबर 0। इस प्रकार बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 बराबर 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यह साबित करना है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बच्चों, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए तो LHS बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए जो बराबर है कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए जो कि बराबर है 1 प्लस कॉस ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं LHS बराबर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए जो कि बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए जिसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं LHS बराबर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए जो कि बराबर है RHS। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 31 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि एक आर्क सेंटर में 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है तो हमें आर्क के द्वारा बने सेक्टर का एरिया ज्ञात करना है और आर्क की लेंथ भी ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, क्योंकि फुल सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर तो एक आर्क जो सेंटर में थीटा डिग्रीज का एंगल बना रहा है उसके द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यहाँ थीटा बराबर है 60 डिग्री। इक्वेशन 1 में थीटा बराबर 60 डिग्री और रेडियस बराबर 21 सेंटीमीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 60 डिग्री के आर्क द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया बराबर 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 जो कि बराबर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों 60 डिग्री के आर्क द्वारा बनाए गए सेक्टर का एरिया बराबर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, क्योंकि फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर तो एक आर्क जो सेंटर में थीटा डिग्रीज का एंगल बना रहा है उसकी लेंथ बराबर होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन 2 में थीटा बराबर 60 डिग्री और रेडियस बराबर 21 सेंटीमीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 60 डिग्री के आर्क की लेंथ बराबर 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 जो कि बराबर है 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों 60 डिग्री के आर्क की लेंथ बराबर होगी 22 सेंटीमीटर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 32A पर चलें। बच्चों, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक प्रत्येक 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप के टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32A में दिया गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट T से एक सर्कल जिसका सेंटर है O पर 2 टेंजेंट्स TP और TQ ड्रॉ किए गए हैं तो प्रूव करना है कि एंगल PTQ बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल OPQ। बच्चों, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। बच्चों, मान लीजिए कि एंगल PTQ बराबर थीटा है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टेंजेंट TP बराबर होगा टेंजेंट TQ। इसलिए ट्रायंगल TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल TPQ बराबर होगा एंगल TQP जो बराबर होगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 जो बराबर होगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें।
बच्चों, क्योंकि एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल OPT बराबर 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब एंगल OPQ बराबर एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एंगल OPQ बराबर थीटा डिवाइडेड बाई 2, जो बराबर होगा 1/2 एंगल PTQ, क्योंकि एंगल PTQ बराबर थीटा है। इस प्रकार बच्चों एंगल PTQ बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल OPQ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 32B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 32B में दिया गया है कि एक सर्किल ट्रायंगल ABC की साइड BC को पॉइंट P पर टच करता है तथा साइड AB और AC को रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स Q और R पर टच करता है, तो हमें दिखाना है कि AQ की लेंथ बराबर ट्रायंगल ABC के परिमीटर का हाफ होगी। बच्चों, ट्रायंगल ABC का परिमीटर बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CA, जो बराबर होगा AB प्लस BP प्लस CP प्लस CA। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टैंजेंट BP बराबर होगा टैंजेंट BQ और टैंजेंट CP बराबर होगा टैंजेंट CR। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का परिमीटर बराबर होगा AB प्लस BQ प्लस CR प्लस CA, इसलिए ट्रायंगल ABC का परिमीटर बराबर होगा AQ प्लस AR। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं टैंजेंट AQ बराबर होगा टैंजेंट AR। इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का परिमीटर बराबर होगा 2 टाइम्स AQ। इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं AQ बराबर ट्रायंगल ABC के परिमीटर का हाफ। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 33 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 33 में एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में सॉलिड दिया है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड है। दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट डायामीटर के बराबर है, तो हमें उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। बच्चों, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। सॉलिड का वॉल्यूम V बराबर होगा कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बराबर होगा 2/3 पाई r क्यूब। इस प्रकार सॉलिड का वॉल्यूम V बराबर होगा कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर H प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब क्योंकि हाइट H बराबर दिया है डायामीटर D जो बराबर होगा 2R, तो सॉलिड का वॉल्यूम V बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2R प्लस 2/3 पाई r क्यूब, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं सॉलिड का वॉल्यूम V बराबर होगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब, जो बराबर है 4/3 पाई r क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब रेडियस R की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं सॉलिड का वॉल्यूम V बराबर होगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब, जो बराबर है 4312/3, जो बराबर है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार बच्चों सॉलिड का वॉल्यूम बराबर होगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 34A पर चलें। क्वेश्चन नंबर 34A में दिया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 11th और 18th टर्म का रेशियो 2:3 है, तो हमें 5th और 21st टर्म का रेशियो फाइंड करना है। हमें पहले 5 टर्म्स के सम और पहले 21st टर्म्स के सम का रेशियो भी फाइंड करना है। बच्चों, हम यह जानते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 11th टर्म a11 बराबर होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, जो बराबर है a प्लस 10d, और 18th टर्म a18 बराबर होगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, जो बराबर है a प्लस 17d। 11th और 18th टर्म का रेशियो 11/18 बराबर दिया है 2:3, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 10d डिवाइडेड बाई a प्लस 17d बराबर 2/3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a बराबर 4d। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब हमें a5/a21 का रेशियो भी फाइंड करना है, जो कि बराबर होगा a प्लस 4d डिवाइडेड बाई a प्लस 20d। इक्वेशन 1 से a बराबर 4d सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं a5/a21 बराबर 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 4d प्लस 20d, जो बराबर है 8d/24d, जो कि बराबर है 1/3 या 1:3। अब क्योंकि फर्स्ट n
टर्म्स का सम Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो पहले 5 टर्म्स के सम S5 और पहले 21 टर्म्स के सम S21 का रेशियो बराबर होगा 5/2 × 2a प्लस 4d/21/2 × 2a प्लस 20d। इक्वेशन 1 से a बराबर 4d सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं S5/S21 का रेशियो बराबर 5/2 × 8d प्लस 4d/21/2 × 8d प्लस 20d, जो बराबर है 60d/588d, जो बराबर है 5/49। इस प्रकार बच्चों S5/S21 का रेशियो बराबर होगा 5:49। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 34b पर चलें। क्वेश्चन नंबर 34b में दिया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 6 टर्म्स का सम बराबर है 36 और फर्स्ट 16 टर्म्स का सम बराबर है 256। तो हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। इसलिए फर्स्ट 6 टर्म्स का सम S6 बराबर होगा 6/2 × 2a प्लस 5d। अब क्योंकि S6 की वैल्यू बराबर 36 दी गई है तो हम लिख सकते हैं 36 बराबर 6/2 × 2a प्लस 5d, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2a प्लस 5d बराबर होगा 12। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और फर्स्ट 16 टर्म्स का सम S16 बराबर होगा 16/2 × 2a प्लस 15d। अब क्योंकि S16 की वैल्यू बराबर 256 दी गई है तो हम लिख सकते हैं 256 बराबर 16/2 × 2a प्लस 15d, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2a प्लस 15d बराबर होगा 32। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं 10d बराबर 20, तो d बराबर होगा 2। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2a प्लस 10 बराबर 12, तो a बराबर होगा 1। अब हमें S10 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो बराबर होगा 10/2 × 2a प्लस 9d। a की वैल्यू बराबर 1 और d की वैल्यू बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं S10 बराबर 5 × 2 प्लस 18, जो बराबर 100। इस प्रकार बच्चों फर्स्ट 10 टर्म्स का सम S10 बराबर होगा 100। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 35 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 35 में एक बॉक्स के 250 एप्पल्स को वजन करने के बाद उनके मास के डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में दर्शाया गया है। तो हमें x की वैल्यू और एप्पल्स के मीन मास की वैल्यू ज्ञात करनी है और एप्पल्स का मॉडल मास भी फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में 3 कॉलम्स ऐड करें। एक क्लास मिड वैल्यू x के लिए, दूसरा डेविएशन d बराबर x माइनस अज्यूम्ड मीन a के लिए और तीसरा f × d के प्रोडक्ट के लिए। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, एप्पल्स की टोटल संख्या है 250, इसलिए लिख सकते हैं 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 बराबर 250। इसलिए x बराबर होगा 250 माइनस 210, जो कि बराबर है 40। अब हर एक क्लास के लिए क्लास मिड वैल्यूज फाइंड करके थर्ड कॉलम में टैब्युलेट करें और मिड वैल्यू 130 को अज्यूम्ड मीन a मान लीजिए। तो अब हर एक क्लास के लिए डेविएशन d बराबर x माइनस a की वैल्यूज फाइंड करके फोर्थ कॉलम में टैब्युलेट करें और हर एक क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी f और क्लास डेविएशन d का प्रोडक्ट फाइंड करके फिफ्थ कॉलम में टैब्युलेट करें, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी f का सम ज्ञात करें, जो एप्पल्स की टोटल संख्या भी है। यहाँ इसे सिग्मा f के द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी वैल्यू 250 के बराबर है। और बच्चों नेक्स्ट स्टेप में f और d के प्रोडक्ट का योग भी ज्ञात करें। यहाँ इसे सिग्मा f × d द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी वैल्यू 1200 के बराबर है। तो हम एप्पल्स के मीन मास x बार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो बराबर होगी अज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा f × d डिवाइडेड बाय सिग्मा f और सिग्मा f × d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मीन x बार बराबर 130 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 250, जो बराबर है 130 प्लस 4.8, जो कि बराबर है 134.8। इस तरह बच्चों एप्पल्स के मीन मास x बार की वैल्यू बराबर है 134.8। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, जहां मॉडल क्लास है 120 से 140, क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो बराबर है 70, जो है मॉडल फ्रीक्वेंसी F1। L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होता है, जो यहाँ 120 के बराबर है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ 40 के बराबर है। F0
मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ 60 के बराबर है। एज क्लास का साइज होता है जो यहाँ 20 के बराबर है। इसलिए मोड बराबर होगा 120 प्लस 70 माइनस 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70 माइनस 60 माइनस 40, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। मोड बराबर होगा 120 प्लस 5 जो बराबर है 125। इस प्रकार बच्चों एप्पल्स का मॉडल मास बराबर है 125। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 36A पर चलें। बच्चों सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक प्रत्येक 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 बैचेस बैच 1 और बैच 2 में क्लासेस कंडक्ट करता है तथा अमीर और गरीब स्टूडेंट्स की फीस डिफरेंट है। बैच 1 में 20 गरीब और 5 अमीर स्टूडेंट्स हैं। बैच 2 में 5 गरीब और 25 अमीर स्टूडेंट्स हैं। बैच 1 से टोटल फीस कलेक्शन है 9,000 रुपए और बैच 2 से 26,000 रुपए है। मान लीजिए कि प्रत्येक गरीब स्टूडेंट X रुपए पर मंथ पे करता है तथा प्रत्येक अमीर स्टूडेंट Y रुपए पर मंथ पे करता है। क्वेश्चन नंबर 36A में हमें ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को X और Y के टर्म्स में दर्शाना है। बच्चों क्योंकि प्रत्येक गरीब स्टूडेंट X रुपए और प्रत्येक अमीर स्टूडेंट Y रुपए पर मंथ पे करता है तो बैच 1 में 20 गरीब और 5 अमीर स्टूडेंट्स से मंथली फीस कलेक्शन है 9,000 रुपए, जिसे इक्वेशन के रूप में दर्शा सकते हैं। 20x प्लस 5y बराबर 9,000 और बैच 2 में 5 गरीब और 25 अमीर स्टूडेंट्स से मंथली फीस कलेक्शन है 26,000 रुपए, जिसे इक्वेशन के रूप में दर्शा सकते हैं। 5x प्लस 25y बराबर 26,000। इस प्रकार बच्चों दी गई इन्फॉर्मेशन को 20x प्लस 5y बराबर 9,000 और 5x प्लस 25y बराबर 26,000 द्वारा दर्शा सकते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 36B पर चलें। क्वेश्चन नंबर 36B1 में प्रत्येक गरीब स्टूडेंट द्वारा दी जाने वाली मंथली फीस ज्ञात करनी है। बच्चों दी इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के रूप में दर्शा सकते हैं। 20x प्लस 5y बराबर 9,000, इसे इक्वेशन 1 लिखें और 5x प्लस 25y बराबर 26,000, जिसे लिख सकते हैं x प्लस 5y बराबर 5,200, इसे इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। 19x बराबर 3,800 तो x बराबर होगा 200, इसे इक्वेशन 3 लिखें। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक गरीब स्टूडेंट द्वारा दी जाने वाली मंथली फीस बराबर है 200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36B2 में प्रत्येक गरीब स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट द्वारा दी जाने वाली मंथली फीस का डिफरेंस ज्ञात करना है। बच्चों अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 200 प्लस 5y बराबर 5,200, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। प्रत्येक अमीर स्टूडेंट द्वारा दी जाने वाली मंथली फीस y बराबर 5,000 डिवाइडेड बाई 5, जो बराबर होगा 1,000, तो y और x का डिफरेंस बराबर होगा 1,000 माइनस 200, जो बराबर है 800। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक गरीब स्टूडेंट और अमीर स्टूडेंट द्वारा दी जाने वाली मंथली फीस का डिफरेंस है 800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36C में पूछा है यदि बैच 2 में 10 गरीब और 20 अमीर स्टूडेंट्स हैं तो बैच 2 का मंथली फीस कलेक्शन कितना है। बच्चों यदि बैच 2 में 10 गरीब और 20 अमीर स्टूडेंट्स हैं तो मंथली फीस कलेक्शन बराबर होगा 10x प्लस 20y, इसे इक्वेशन 4 लिखें। अब इस इक्वेशन में x बराबर 200 और y बराबर 1000 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। बैच 2 का मंथली फीस कलेक्शन बराबर होगा 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 1000, जो बराबर होगा 2000 प्लस 20,000, जो बराबर है 22,000। इस प्रकार बैच 2 का मंथली फीस कलेक्शन बराबर होगा 22,000 रुपए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि रेडियो टावर्स का उपयोग रेडियो और टेलीविजन जैसी कम्युनिकेशन सर्विसेज के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। टावर या तो एंटेना की तरह काम करेगा या तो एक एंटेना को या एक से ज्यादा एंटेनास को अपने स्ट्रक्चर पर सपोर्ट करेगा। इसी कंसेप्ट पर एक रेडियो स्टेशन टावर 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी में बनाया गया है। इस टावर को पॉइंट O से 2 वायर्स के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। टावर के बेस और पॉइंट O के बीच का डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर। पॉइंट O से सेक्शन बी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज और पॉइंट O से सेक्शन ए के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज। इस ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें पॉइंट O से सेक्शन बी के टॉप तक के वायर की लेंथ फाइंड करनी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रायंगल OPB का एरिया फाइंड करना है और टावर के बेस से सेक्शन ए की हाइट फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे जो प्रश्न को समझने और उसे हल करने में सहायता करेगा। मान ले
कि पॉइंट बी से ओ तक के वाया की लेंथ है y सेंटीमीटर, डिस्टेंस OP बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल BPO में cos 30 डिग्री बराबर होगा OP डिवाइडेड बाय BO। cos 30 डिग्री और OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं √3/2 बराबर 36/y, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं वाया की लेंथ BO बराबर y बराबर 24 √3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, ट्रायंगल APO में tan 45 डिग्री बराबर होगा AP डिवाइडेड बाय OP। tan 45 डिग्री और OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1 बराबर AP/36, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AP बराबर 36 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल BPO में tan 30 डिग्री बराबर होगा BP/OP। tan 30 डिग्री और OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1/√3 बराबर BP/36, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं BP बराबर 12√3 सेंटीमीटर। तो AB बराबर होगा AP माइनस BP, जो बराबर होगा 36 माइनस 12√3 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। अब ट्रायंगल OPB का एरिया बराबर होगा 1/2 हाइट इंटू बेस, जो बराबर होगा 1/2 इंटू BP इंटू OP, जो बराबर है 1/2 इंटू 12√3 इंटू 36, जो बराबर है 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, ट्रायंगल APO में tan 45 डिग्री बराबर होगा AP डिवाइडेड बाय OP। tan 45 डिग्री और OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1 बराबर AP/36, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं AP बराबर होगा 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों, वाया की लेंथ BO बराबर 24 √3 सेंटीमीटर है। AB का डिस्टेंस बराबर 36 माइनस 12 √3 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल OPB का एरिया बराबर 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टावर के बेस से सेक्शन ए की हाइट AP बराबर 36 सेंटीमीटर है। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 38 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि 8 बॉल एक गेम है जो पूल टेबल पर 1 से 15 तक नंबर्ड 15 बॉल्स और एक क्यू बॉल जो सॉलिड और वाइट है के साथ खेला जाता है। 15 में से 8 बॉल सॉलिड नॉन वाइट कलर्ड बॉल्स हैं जिनके 1 से 8 तक नंबर्स हैं। 7 बॉल्स स्ट्राइप्ड बॉल्स हैं जिनके 9 से 15 तक नंबर्स हैं। क्यू बॉल के अलावा 15 नंबर्ड बॉल्स को एक बॉल में डालकर मिक्स किया जाता है, फिर एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है। तो बच्चों, हमें बताना है कि उस बॉल के नंबर 8 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बच्चों, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल एक इवन नंबर्ड की बॉल होगी। बच्चों, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉल का नंबर 3 का मल्टीपल हो। और बच्चों, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वह बॉल एक सॉलिड और कलर्ड बॉल हो और इवन नंबर्ड भी हो। बच्चों, क्योंकि टोटल नंबर्ड बॉल्स हैं 15, तो ड्रॉन बॉल का नंबर 8 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 टोटल नंबर्ड बॉल्स, जो बराबर है 1/15। बच्चों, इवन नंबर्ड बॉल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, जो टोटल है 7 नंबर्स, तो ड्रॉन बॉल के इवन नंबर्ड होने की प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर्ड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्ड बॉल्स, जो बराबर है 7/15। बच्चों, 1 से 15 के बीच में 3 के मल्टीपल नंबर्स हैं 3, 6, 9, 12 और 15, जो टोटल है 5 नंबर्स, तो ड्रॉन बॉल के 3 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3 के मल्टीपल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्ड बॉल्स, जो बराबर है 5/15, जिसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/3। और बच्चों, सॉलिड कलर्ड और इवन नंबर्ड बॉल्स हैं 2, 4, 6 और 8, जो टोटल है 4 नंबर्स, तो ड्रॉन बॉल के सॉलिड कलर्ड और इवन नंबर्ड होने की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो बराबर है 4/15। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इन क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस को देखकर आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में किस चैप्टर से किस प्रकार के और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी भी दूर हो गई होगी और सभी क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करके और प्रैक्टिस करके आपको आइडिया भी आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पर आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम से नहीं डरेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करके इन बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करेंगे। इन क्वेश्चन पेपर्स को अपने आप से हल करने के पश्चात प्रत्येक टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी पता चला होगा और आप फाइनल एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स पर हार्ड वर्क और रेगुलर अभ्यास करके आप अपनी वीकनेसेस को भी दूर कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया थम्स अप पर क्लिक करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों, हमें भी कभी कभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल आर्या भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। गो एंड अपीयर इन द एग्जाम्स विद कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।